नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। फ्री वाली पॉलिटिक्स करना आखिर क्या है? अब यह सवाल देश की कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि वोट के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मामला माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक के धन का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटने के लिए। टैक्स पेयर्स के पैसे को खर्च करने से पहले गहन विचार होना चाहिए। जनता के टैक्स के मिले पैसों का इस्तेमाल करके वोट लेने पर काफी पहले से सवाल उठते रहे हैं। इससे लोगों को तुरंत लाभ जरूर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर और पब्लिक वर्क्स पर कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था में धन की कमी हो रही है, इसलिए लोगों के वेलफेयर स्कीम्स को भी अब बैलेंस करने की जरूरत है। अब सवाल है कि लॉलीपॉप कल्चर, फ्री कल्चर, मुफ्त की रेवड़ी, ऐसे शब्दों का पॉलिटिक्स में क्या काम है? क्या फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कुछ राजनीतिक दलों को सूट करने लगी है? क्या जहां कास्ट पॉलिटिक्स हावी है उसकी काट है फ्री कल्चर वाली मास पॉलिटिक्स? क्योंकि इसमें वोटर को जात पात से नहीं बल्कि सीधे लॉलीपॉप दिखाकर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। हम इसकी बहस पर जाएं उससे पहले आप सुनिए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को क्या नसीहत देते हैं। जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। अब जरा आप दक्षिण का उदाहरण लें। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज से लेकर एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि से लेकर जयललिता, सभी ने जनता का वोट हासिल करने के लिए मुफ्त वाले ढेर सारे इनाम किए। और अब 10-15 सालों से आप नॉर्थ में आकर के देखें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार अगर रही हो, मुफ्त लैपटॉप, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, ऐसे मामलों पर भी फ्री पॉलिटिक्स के सवाल उठते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मुफ्त वाली राजनीति राज्यों के बजट पर कुछ ना कुछ उल्टा असर तो डालती है, और इससे जनहित के दूसरे बड़े कामों के लिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि अपने फ्री वाली पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज्यादा आरोप जिन पर लगते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका इस मुद्दे पर अलग तर्क है। वो कहते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वही टैक्स पेयर्स के पैसे का सही इस्तेमाल है। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है? इतना जबरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है,
वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते। सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी पेंशन सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है, और उन्होंने उस पेंशन के बिल को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी। उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आज़ादी के बाद से आज तक अब 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। क्या जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी के खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पे आमदनी होती है। साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। कहाँ गया ये सारा पैसा?
और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए, सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपये महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपये महीना फीस लगा दी है। कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपये महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा, मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई, किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहाँ? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों, हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते, तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। एक और चीज़ पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए। इन्होंने छूट दे दी इनको। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। बार बार सवाल पूछा, केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी क्यों हो रही है, क्यों गरीब आदमी के खाने पर भी अब टैक्स लगा दिया गया। और एक आरोप जो वो पहले भी लगाते रहे हैं वो ये कि लाखों करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धन्ना सेठों का, अरबपतियों का टैक्स माफ किया गया, उनका कर्जा माफ किया गया। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। पूनावाला साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा वो जुड़ रहे हैं।
तो जो सबसे बड़ा आरोप है अभी उन्होंने सुना, पहले उसी का जवाब हम ले लेते हैं पूनावाला साहब से। इसमें ये बस इतना बता दीजिए क्या सच्चाई है इस बात की कि वो कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है आपने अरबपतियों का। सौरभ जी, पहले तो मुझे बेहद दुख होता है कि सवेरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने जो प्रेस वार्ता की जिसमें ये और कई सारे सवाल हमने उठाए थे और महत्वपूर्ण सवाल थे, उसको 1 मिनट की भी कवरेज नहीं दी गई, परंतु इनका अनफिल्टर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया गया और वही झूठे आरोप बचने के लिए। पूनावाला जी, आपको बुलाया भी तो है जवाब देने के लिए, पर वो डिबेट में यहाँ पे तू मैं होगी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट एनी क्वेश्चन। पूरी बात पर मुझे पता नहीं दीजिए, मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन ऐसे आरोप ना लगाया करें। मैं आप पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं समस्त एक इकोसिस्टम पे लगा रहा हूँ। 10 लाख करोड़ के लोन वेव ऑफ नहीं किए गए हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। उल्टा ये 8.6 लाख करोड़ के लोन पिछले बैड लोन्स रिकवर किए गए हैं। ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया था और आज की तारीख में जो 6 साल का सबसे कम एनपीएस का रेट है 5.9%, ये देख लीजिए, ये आज की तारीख में है। लोन रिटर्न ऑफ करना, रिटर्न ऑफ मतलब एक अकाउंटिंग एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब कि ये वेव्ड ऑफ नहीं है। रिटर्न ऑफ करना मतलब कि बैंक्स जो है उसके लिए प्रोवाइड करती हैं डिपॉजिटर्स के लिए, परंतु उसको रिकवर करती हैं, और इसीलिए आज जो रिटर्न ऑफ है 10 लाख करोड़, उसको आप वेव्ड ऑफ नहीं कह सकते। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई भी 11वीं पास कॉमर्स स्टूडेंट जानता है, आईआरएस ऑफिसर शायद कुछ जो अभी बन चुके हैं मुख्यमंत्री नहीं जानते। तो ये इतना बड़ा झूठ है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना सौरभ जी, आप तुरंत इसको फैक्ट चेक कराइए, देश के किसी भी सीए को लगाकर। राइट ऑफ और वेव ऑफ ये अलग अलग होता है, परंतु ये बता रहे हैं कि राइट ऑफ का क्या मतलब? बैंक मान रहे हैं कि पैसा नहीं लौटेगा? नहीं, ये नहीं मान रहे। राइट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक्स कहते हैं कि ये लोन्स जो दिए गए हैं, इस लोन को रिकवर तो करना ही है जिसको दिए हैं, परंतु इसमें जो डिपॉजिटर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। डिपॉजिटर्स के लिए हम लोगों ने प्रोविजन किया है, ये पैसे उनको उनके डिपॉजिट ही तो जाते हैं ना लोन के रूप में। इसका खाना अलग कर दिया है। हाँ, इसका खाना टेक्निकल टर्म्स में अलग किया है। इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी उसकी बंद हुई है। इसीलिए मैं आपको दिखे ना, ये प्लीज हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। मैं झूठ नहीं बोलता इस देश में। बैंक्स रिकवर रुपीज 8.6 लाख करोड़ बैड लोन्स इन लास्ट 8 years। ये सरकार का दावा है। हाँ, ये नहीं, आरबीआई से आप चेक कर सकते हो। अगर ये 10 लाख करोड़ वेव्ड ऑफ थे तो 8.6 लाख करोड़ रिकवर कैसे होंगे? अगर ये वेव्ड ऑफ मतलब माफ कर दिए गए। दूसरी बात, इन्होंने फीस और बाकी चीजों के दाम बढ़ाने की बात की। अभी मैंने इस पे भी पीसी की थी कि जिस प्रकार से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इन्होंने नई स्कूल नई कॉलेज तो खोली नहीं है, 500 स्कूल का वादा किया था, 20 कॉलेज का किया था, ये 10 नाम नहीं बता पाएंगे स्कूल कॉलेज के। इन्होंने जो प्राइवेट में जो डिप्लोमा में जाते हैं हमारे गरीब घर के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उनके लिए 7% फीस बढ़ाने का उन्होंने प्रस्ताव भेजा एलजी को। एलजी साहब ने रोक दिया, एलजी साहब ने उस पर रोक लगा दी, और इसको इस फाइल को सीएम साहब ने साइन किया था। ये तो चलिए डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि दाम की बात कर रहे हैं ना, दर्शकों की सहूलियत के लिए, दर्शकों की सहूलियत के लिए, क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं, लोग अगर उसको सच मान रहे हैं, मान लेंगे, तो फिर अगर और बात गलत है तो ये गलत बात जाएगी ना। दूसरी बात मुझे बस इतना बताइए, मुझे बस 10 सेकंड एक और दे दीजिए। एक बड़े सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने अभी लाइव ये बोला कि ये सरकार ये चाहती है कि हम सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद कर दें। सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, वहां फीस लगे। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, उस पर भी पैसा लगाना चाहती है सरकार। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल और सरासर झूठ है, और मैं आपको बताता हूं क्यों झूठ है। इनके यहां पर 1000 से ज्यादा स्कूल है दिल्ली सरकार की, 1027 स्कूल्स है। उसमें से एक नई स्कूल खोलने के बदले इन्होंने 31 स्कूल बंद की है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था। इसके बाद 824 स्कूल, जो 1000 से ज्यादा स्कूल है, 824 स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी की। 418 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 700 स्कूल में साइंस कॉमर्स नहीं सिखाया जाता, और इन स्कूल्स में 40,000, प्राइवेट स्कूल्स को भी जोड़ लो, 40,000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस की सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, उन्होंने भरी नहीं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, 10वीं में जो 2011 में पास आउट रेट था 98% था, आज वो घटकर 67-68% हुआ है। आपकी सरकार की ना ये सोच है, ना ये चाहत है कि सरकारी स्कूलों में फीस लगे या सरकारी अस्पतालों में लोगों को पैसा देकर के इलाज हमने तो आयुष्मान भारत लाया है। इन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत को रोका, और पंजाब के भी पीजीआई अस्पताल में, जहां पर एक आयुष्मान स्कीम नाम की स्कीम थी, जहां पर गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था, उसको रोका क्योंकि 16 करोड़ पीजीआई का नहीं दे पाए। ये सारे विषयों को लेकर एक और बात मैं बोलता हूं, 12 डीयू के कॉलेजेस की फंडिंग इन्होंने बंद कर दी। 40,000 से ज्यादा टीचर्स की स्थानें रिक्त है आज। मैं देखिए सौरभ जी, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा था। मैं हमेशा इंडिया टीवी और आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु हम भी विपक्ष में इस देश में, और हमारी बातों मैंने इसलिए आपको पूरा मौका दिया एड्रेस करने का उनके आरोपों को। संजीव झा के पास जाना चाहते हैं। संजीव जी, आपने शहजाद जी की सारी बातें सुनी,
बैड लोन्स को, जो वो दावा है कि कर्जे माफ किए गए लाखों करोड़ रुपए के, उन्होंने कहा हमने तो 8.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है पिछले 8 साल के अंदर, पहली बात। और ये इल्जाम कि गरीबों की मुफ्त शिक्षा या गरीबों का मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा, ये सरासर दुष्प्रचार है। देखिए, मैं शहजाद जी को सुन रहा था और कोई भी फाइनेंस के जानने वाले, इकोनॉमिक्स के जानने वाले लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि बैड लोन क्या होता है और बैड लोन रिटर्न ऑफ क्या होता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं जो पार्लियामेंट में इनके अपने मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में हमने कितने बैड लोन रिटर्न ऑफ किए हैं। 2017-18 में 1,61,000 करोड़, 18-19 में 2,36 लाख करोड़, 19-20 में 2,34 लाख करोड़, यानी लास्ट 5 ईयर में 9,91,640 करोड़ रुपए बैड लोन रिटर्न ऑफ किए हैं। तो ये किसके थे? नहीं, तो यही संजीव जी यही तो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वेव ऑफ या माफी दे दी जाओ, तुमको अब वापस भरना ही नहीं है ये। सौरभ भाई किसी भी बैंकर से पूछ लीजिए कि रिटर्न ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब होता है तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं कि अब आपको ये लोन वापस नहीं मिलने वाला है। तो और मुझे लगता है कि आप ही नहीं, हर वो बच्चा जो थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वो जानता है। मैं इनके इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रहा हूं, इतनी बातें तो मैं जानता हूं। दूसरी बात, उसी मिनिस्टर से पूछा गया कि टॉप 10 डिफॉल्टर कौन है, तो उन्होंने कहा गीतांजलि जेम्स 7,000 करोड़, एरा इंफ्रा 5,000 करोड़। इस तरह से टॉप 10 डिफॉल्टर पिछले 5 साल में 34,000 करोड़ के हैं। मेरा ये कहना है कि आज इस देश में इंपॉर्टेंट क्या है ये देश तो तय करेगा ना। नहीं संजीव जी देखिए, संजीव जी देखिए, मैं चाह रहा हूं ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए दर्शकों के सामने। आरोप आपकी पार्टी का बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार इस बात को कहा और आप उस बात को दोहरा रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़े बड़े अरबपति लोगों का माफ कर दिया। सवाल यह है कि माफ किया या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको राइट ऑफ किया है। अब इसका मतलब एक दोनों में बुनियादी फर्क ये है, जैसे ये कोई भी गूगल करेगा तो उस पर ये पढ़ा जा सकता है कि व्हेन अ लोन इज वेव्ड ऑफ, जिसको वो कह रहे हैं कि वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, इसका मतलब बैंक कभी कोई लीगल एक्शन लेगा ही नहीं उस व्यक्ति के खिलाफ अपना पैसा हासिल करने के लिए। लेकिन राइट ऑफ का मतलब यह है कि वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, यानी बैंक के अकाउंट में वो दर्ज है कि इसको हमने पैसा दिया और इसने लौटाया नहीं है, और वो कानूनी कार्रवाई करके वो पैसा हासिल कर सकता है। अच्छा होता कि किसी बैंकर या किसी इकोनॉमिस्ट को बैठाते तो आपको बेहतर अच्छे से बता देता कि जब बैड लोन रिटर्न ऑफ करते हैं इसका मतलब है कि ये आप लोन आपको दोबारा वापस नहीं, फिर रिटर्न ऑफ करने की जरूरत क्या थी? फिर आप बैड लोन क्यों कहते हैं, रिटर्न ऑफ क्यों करते हैं? मतलब आपने उस लोन की वापसी आपकी नहीं होने वाली है, पहली बात। चलिए ये तो टेक्निकल डिबेट है और कोई बात कर लेंगे। मैं शहजाद से इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, पूरा देश जानता है, देश को गुमराह नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आज देखिए कि आप अगर ये देखेंगे पॉवर्टी इंडेक्स में 107 देश में इंडिया का नंबर कितना 62वां है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में 116 देश में 101 रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 कंट्री में 136 नंबर हमारे। संजीव जी ये सारी इंडेक्स जो है ना, देखिए माफी के साथ मैं कह रहा हूं, ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भैया आप बोल रहे हैं तो मुझे आपकी काट करनी है। श्रीलंका हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के ऊपर था और श्रीलंका में क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया है। क्या मतलब श्रीलंका वासी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनको अपनी सरकार उखाड़ फेंकनी पड़ी? तो आप ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड बैंक, जो यूनेस्को, ये यूनिसेफ जो ये इंडेक्स तैयार करता है, ये फर्जी तैयार करता है, ऐसे तैयार करता है। मान लीजिए ये होता क्यों है, कहीं तो आपने नहीं देखा कि अमेरिका का नंबर, यूरोप के अलग अलग कंट्री का नंबर ये 110वां, 120वां, 125वां रहा हो। दूसरी बात देखिए ये क्यों है, क्योंकि आपने इस देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं दी। आज जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, जब कहते हैं कि फ्री हेल्थ केयर, आपको फ्री स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छी सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। आप देखिए साउथ अफ्रीका में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, लग्जमबर्ग में फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, स्लोवाकिया में फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। तो ये जो आप देते हैं इससे सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है। अच्छा चलिए ठीक है संजीव जी, आपका ठीक है संजीव जी ठीक है। इसी अब बहस इसी पर होगी जो आपने बातें कही कि लोगों को सुविधाएं देना, मुफ्त इलाज देना, मुफ्त शिक्षा देना, उनको बिजली में रियायत देना, उनको पानी में रियायत देना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या ये फ्री भी है?
क्या ये वो रेवड़ी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, शहजाद पूनावाला? मुझे बताइए, क्योंकि आरोप केजरीवाल के ऊपर यही तो है ना कि हर चीज मुफ्त 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 हर राज्य में जाकर देते हैं। आपको मैं बेसिक बुनियादी फर्क समझा के मैं बताता हूं कि क्यों ये जो बोलते हैं वो रेवड़ी है। एक वेलफेयर स्कीम ये होती है जिससे कि एक तबके को टारगेट करके, जिसके पास बुनियादी चीजें भी नहीं है, उसको देकर उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उसको एक लेवल तक ऊंचा करना, ये एक वेलफेयर होता है जो सारे लोग करना चाहिए और पहले से होता आ रहा है हमारे देश में। परंतु जो रेवड़ी होती है वो केवल एक अनाउंसमेंट, एक लॉलीपॉप होती है और वो जमीन पर कभी नहीं उतरती और उसका फायदा एक संपन्न वर्ग को होता है, परंतु जिस वर्ग को चाहिए उसको नहीं होता। मैं आपको इसके 3 उदाहरण देता हूं। इन्होंने जैसे बोला फ्री स्कूल में जो इन्होंने किया, मैं 500 स्कूल इन्होंने कहा था जब ये पहली बार आए थे, 500 में से मुझे 15 स्कूल के नाम बता दे जो इन्होंने नहीं खोले। उल्टा इन्होंने 31 स्कूल बंद किए। इन्होंने कहा हॉस्पिटल, अरविंद केजरीवाल जी ने अक्टूबर 2021 को कहा मैं 6 हॉस्पिटल बना रहा हूं 6 महीने के अंदर। आरटीआई की कॉपी आई है कि एक नया अस्पताल नहीं बना है। उल्टा जो पीजीआई जैसे अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट था वो भी बंद करवा दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। इन्होंने कहा चलिए मैं दे रहा हूं फ्री राशन, राइट, फ्री राशन की बात कर रहे हैं। 10 लाख लोग दिल्ली में आज तक उनको फ्री राशन का, उनका राशन कार्ड जो उनका अधिकार है उनको नहीं दिया गया है दिल्ली में। और ये राशन कार्ड का क्या कैसे वो व्यवस्था थी, एक बार तो हमने देखा था वीडियो उसके बारे में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर ये तो वो बात हो गई कि इन्होंने एक घोषणा की और पूरी नहीं। आरोप एक सेकंड, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको उसका ही उदाहरण दे रहा हूं। फिर उसके बाद खर्चा कहां हुआ है? हाँ, मैं वो बता रहा हूं आपको, वो भी बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि जैसे कि फ्री पानी हम देंगे, ठीक है, इन्होंने कहा फ्री पानी देखेंगे। जो डीजेबी है, दिल्ली जल बोर्ड, जिसका एक काम है, उसमें जो व्यवस्थाएं बनानी थी पाइप्ड सिस्टम की हमारे दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि मात्र 35 to 40% घरों में ही पाइप्ड सिस्टम पहुंचा था, जिसकी वजह से उनको टैंकर माफिया पर भरोसा करना पड़ा। और डीजेबी में जो हजारों करोड़ के लोन थे उसको चुकता भी नहीं किया गया और उल्टा इसी व्यवस्था के ऊपर और प्रेशर लाया गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि इन्होंने सिस्टम को सुधारा नहीं। एक और आखिरी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। मैं ये कह रहा हूं, आरोप आपकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी पर यह है और कुछ और सरकारों पर कि फ्री करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आपने तो उदाहरण वो दिए हैं कि इन्होंने ये घोषणा की थी हम देंगे, इन्होंने नहीं दिए। नहीं, आपको मैं उसमें ही जोड़ रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि हम स्कूल बना रहे बहुत अच्छे फ्री शिक्षा के लिए, उन्होंने स्कूल के नाम पर जो करोड़ों रुपए जोन 23, 24 और 28 में लिए और उसमें घपला किया। एक स्कूल जो है 5 लाख का जो बनना था उसको 28 लाख का बनाया। इस पे लोकायुक्त ने इनको नोटिस जारी किया इस करप्शन पे। तो उल्टा काम करने के बदले उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है और लोगों का पैसा खाया है। यह लेटर है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को लिखा है कि आपके 15 कंप्लेंट्स है स्कूल्स में जो आपने किया है उसके विषय में। तो उन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए मिल्क किया है। और बस सवारी की भी बता दूं, महिलाओं के लिए बस सवारी, इन्होंने कहा 11,000 डीटीसी बस लाएंगे, डीटीसी नॉट क्लस्टर। डीटीसी बसेस की संख्या आज 4,000 के नीचे कर दी क्योंकि इन्होंने सारा पैसा क्लस्टर सर्विस में, मतलब कि प्राइवेट को एक सर्विस के लिए दिया गया और उसमें पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर जनता की गाड़ी कमाई को इस्तेमाल किया गया। मैं संजीव जी से केवल एक चीज पूछता हूं कि मुझे कृपया करके 15 नए स्कूल बता देना जहां पे आज वो विषय नहीं है, आप पूछ लीजिए। वो आप हर बार पूछते हैं इनसे। विषय केवल इतना है कि रेवड़ी क्या है, कि रेवड़ी क्या है जिसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफॉर्मेटिव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये फ्रीबीज देने से अच्छा है कि सरकार की लोगों का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जाए। अब आज ये सवाल हमें तय कर लेना चाहिए कि ये फ्रीबी, ये रेवड़ी, ये मुफ्त की चीजें आखिर क्या हैं जो इन पर रोक लगाने की बात सरकार भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। क्या वो लोगों को कुछ यूनिट बिजली फ्री देना, क्या वो इसके अंतर्गत आता है? क्या लोगों को फ्री राशन देना वो इसके अंतर्गत आता है? आप जो हजारों करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर देते हैं, क्या वो इसके अंदर नहीं आता? तो ये तो पता चले कि वो लॉलीपॉप है क्या, हाँ। वो फ्री भी है क्या? मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, जब प्रधानमंत्री ने इस विषय पर बात रखी, क्या उन्होंने किसी स्टेट का, किसी गवर्नमेंट का, किसी व्यक्ति का नाम लिया? उड़ता हुआ तीर पकड़ने की आदत इस देश के इंडियन पिनोकियो को क्यों है? ये इंडियन पिनोकियो जो है, जो उड़ता हुआ तीर पकड़ लेता है क्योंकि उसको कभी भ्रष्टाचार के मामले से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने वाले पिनोकियो है। आपने खुद गेस्ट कर लिया, मैंने नाम नहीं लिया। इंडियन पिनोकियो मैंने बोला, आपने गेस्ट कर लिया। और यही चीज होती है ना कि गेस्ट वर्क से ही चल जाता है, पता चल जाता है कि किसको अप्लाई होता है। फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट से एक देश बर्बाद हो चुका है हमारे नेबरहुड में। हमने इस विषय पर एक बात रखी सैद्धांतिक। अपने आप पर ये उड़ता हुआ तीर लेना मतलब कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी या फ्रेंच बियर्ड में। चलिए मैं जवाब लेता हूं। संजीव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपका नाम तो लिया नहीं, आपकी पार्टी का।
तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये रेवड़ी कल्चर के सबसे बड़े पुरोधा है। एक मिनट सौरभ जी, अब आपको नहीं लगता कि फिर प्रधानमंत्री बहुत या तो कंफ्यूज हैं या डेस्पेरेट हो गए हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम आपका तो नहीं कहा, हम तो फ्री वीज तो आप दे रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा, अभी आपने देखा ना कि योगी जी ने कहा कि हम जो एज ओल्ड लोग हैं उनको फ्री राइड देंगे। मेरा ये कहना है कि आज ये माहौल क्यों बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देश की इकोनॉमी खराब है तो उसके आड़ में आप बचना चाह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारे सवाल शहजाद भाई उठा रहे थे स्कूल्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब एक बात देखिए, ये क्या कहते हैं कि आपने 11,000 बसेस तो कर दी लेकिन डीटीसी हटाए क्लस्टर कर दिया। अरे तो जो लोग बस पे चढ़ेंगे वो तो बस पे चढ़ेंगे ना, इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं आप? दूसरी बात कि 1993 से 2013 तक दिल्ली में टोटल स्कूल की कमरों की संख्या थी 13,000 और 2015 से लेकर 2022 में आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के कमरों की संख्या हमने 22,000 नए कमरे। चलिए ठीक है संजीव जी, जैसे मैंने इस पर इनको रोका था, आज का विषय नहीं है ये। आप तो मुझे ये बताइए, अगर इल्जाम आप पर है ये रेवड़ी बांटने का, आप मुझे बताइए दिल्ली और पंजाब में आप क्या क्या चीजें मुफ्त में दे रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट में हमारी जिम्मेदारी है कि 75 साल के इस शासन में जो लोग वंचित रह गए उन तक लाभ पहुंचे, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप उस जरूरतमंद के बीच में पैसे पहुंचाते हैं तो एक कैश फ्लो बनता है। अब देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं आप देखेंगे कि उनको बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नाम पे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ताकि अगर बेरोजगार हैं भी तो वो डेली लाइफ सफर ना करे और कैश फ्लो बढ़े। मैं जानना चाह रहा हूं ना, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप दिल्ली और पंजाब में क्या क्या चीजें मुफ्त दे रहे हैं वो बताइए, और आप गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर क्या क्या मुफ्त देने का ऐलान कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर एक देश, हर एक बच्चे को, हर एक लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर वो जरूरतमंद को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। हम आज पानी लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए। लोगों को ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त मिलना चाहिए ताकि ये जो पॉल्यूशन की बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वो सड़कों पर घटे। हम ये चाहते हैं, आज आपने घी पे, दही पे, सब पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया। हम ये चाहते हैं कि हर एक महिला को वो एक सर्टेन राशि मिले ताकि वो अपनी जीवन बसर, बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहते हैं आप? 1,000 रुपये मिलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, आप बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले ही कहा कि ये एक मॉडल है पूरे, हर एक आप देखेंगे यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल। हम चाहते हैं कि हर एक जब तक वो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता मिले ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल है, जैसा आपने बोला, वो उन कंट्रीज का मॉडल है जिनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो चुकी है। हमारे यहां पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। चलें ठीक है, नहीं आपने 2-3 बात आपने अपना विषय, ठीक है, मैंने एक साफ बात आई ना। दिल्ली का एक इकोनॉमिक मॉडल है जो डेफिसिट स्टेट से हम सरप्लस स्टेट भी बने हैं और ये सारी बेनिफिट भी हम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मॉडल का रिसर्च करके पंजाब में भी आप कितने बड़े डेफिसिट में हैं और ये सारी चीजें मुफ्त देकर के पंजाब को आप कह रहे हैं वहां से डेफिसिट से सरप्लस में ले आएंगे? अगर दिल्ली डेफिसिट से सरप्लस बन सकता है तो पंजाब भी डेफिसिट सरप्लस बन सकता है। चलिए ठीक, साथ में ये सारे पूनावाला जी, ठीक है संजीव जी, एक मिनट, पूनावाला जी पॉइंटेड सवाल, उसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने बड़ा साफ साफ बता दिया कि जिसको ये फ्री देना चाहते हैं वो बुनियादी सुविधा है, लोगों का अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और बेरोजगारी भत्ता। ये चीजें किसी को देना फ्री भी नहीं है, रेवड़ी नहीं है। बोलिए। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे विषय लेता हूं। इन्होंने बोला फ्री शिक्षा में, मैंने स्कूल के नाम गिनवाए, इन्होंने बोले 22,000 कमरे बना दिए। सौरभ जी, एक ट्रेन में मैं अगर बोगी लगाता जाऊं तो वो ट्रेन 500 ट्रेन हो जाएगी क्या? स्कूल के साथ एक, प्लीज सौरभ जी टेक्निकल इशू है। सौरभ जी मुझे प्लीज, हाँ मैं मुझे थोड़ा सा प्लीज, मैं हाथ जोड़ के मुझे जनता को समझाने दीजिए इस बात को। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक स्कूल में एक प्लेग्राउंड चाहिए, टीचर्स चाहिए, वहां पे एबिलिटी टू टीच वेरियस सब्जेक्ट्स चाहिए ताकि वो स्कूल पूरा हो। कमरे सिर्फ जोड़ते हैं जाने से, जिसमें भ्रष्टाचार हो, उससे स्कूल नहीं बनते। इसीलिए ये 500 स्कूल का वादा अभी तक नहीं पूरा कर पाया और इसीलिए बच्चों को नहीं मिल पा रही। ठीक है, एक आइट। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं दिल्ली का, हम दे सकते हैं। ये CAG रिपोर्ट जिसको इन्होंने टेबल नहीं की, 4 साल की रिपोर्ट एक साथ टेबल की, उसमें एक रिपोर्ट ये थी 7 सरकारी कंपनी जिसमें दिल्ली पावर कंपनी है,
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इनमें कुल मिला के लॉस हुआ 31,000 करोड़ का। ये इसकी हालत क्यों नहीं सुधार पाए? ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एलजी साहब ने लेटर भी लिखा है। उसके बाद अगर आप देखें दिल्ली जल बोर्ड का, उन्होंने 5 वर्ष में एक भी लोन जो दिल्ली जल बोर्ड ने लिया है हमारी सरकारों से, अलग अलग जगहों से, उसका एक भी लोन का निपटारा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट मुफ्त देना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि सीएजी ये कह रहा है कि बिजली कंपनी भी घाटे में चल रही है, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी घाटे में। दूसरी बात, वो कह रहे हैं हम सरप्लस। मेरी बात सुन लीजिए, और पता है क्या किया उन्होंने? नहीं सर प्लीज, मेरा समय है, आप जवाब दीजिएगा संजीव जी। सौरभ जी, जो दिल्ली पावर कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, हमारे से फिक्स चार्जेस 30,000 करोड़ का वसूल कर उनकी जेब भरी, और अभी पीपीए का कॉस्ट 4% से बढ़ा है। मतलब कि दिल्ली का टैक्स पेयर ज्यादा पैसे दे रहा है, परंतु ये सरकारी जो हमारी कंपनीज है वो नुकसान में। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। मैं एक लास्ट बात कृपया करके, एम्प्लॉयमेंट के रूप में इन्होंने कहा मैं 10 लाख नौकरियां दे रहा हूं, और बेरोजगारी भत्ता सारे जगह पे बात करते हैं, महिलाओं के लिए भी 1,000 रुपए की बात। दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली के बेरोजगारों को 1 रुपया भत्ते का नहीं दिया। 10 लाख नौकरियों के बदले 3, 2, 4, 6, ये आरटीआई के माध्यम से पता चलिए 8 वर्ष में 3, 2, 4, 6 नौकरियां। अभी इंपॉर्टेंट सवाल, इन्होंने कहा हम हर चीज मुफ्त देते हैं, तब भी दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं है, दिल्ली सरप्लस स्टेट है। संजीव जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट कीजिएगा। इनका दावा यह है, ये जो कागज मुझे दिखा रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट है, साल 2020 में जो टेबल की गई है उसके मुताबिक सरकारी कंपनियों के ऊपर घाटा 31,000 से ज्यादा करोड़, पावर कंपनियों को लेकर पावर कंपनियों का घाटा जो है वो 6360 करोड़ और 1201 करोड़, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी का घाटा जो है वो 29,143 करोड़, आप पानी मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कर्जा है 27,660 करोड़। ये एक सेकंड, ये आपका दावा था, सौरभ जी, एक तो 2022 के सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिएगा, उन्होंने बोला कि देश में एकमात्र ऐसा स्टेट दिल्ली है जो सरप्लस स्टेट है। और आपने कहा कि डिस्कॉम का कर्जा 6,000 करोड़ और 1,000 करोड़ 7,000 करोड़ टोटल डिस्कॉम का कर्जा है, लेकिन यही कर्जा 2014 में देखते तो 1,900 करोड़ था। तो अब यही तो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ डिस्कॉम का कर्जा भी कम हो रहा है, लोगों को बिजली मुफ्त भी मिल रही है, नहीं, लेकिन कर्जे में तो चल रही है ना वो कंपनी। संजीव जी, जब आप कहते हैं सरप्लस स्टेट तो उसका मतलब होता है नो लोन, कोई कर्जा नहीं है सरकार के ऊपर। अगर बिजली कंपनियों का बकाया है, कर्जा है, नहीं, जब सरप्लस स्टेट का मतलब ये है कि आपका आमदनी और खर्चा कम हो रहा है और आमदनी बढ़ रहा है आपका। ये क्यों हो रहा है? कि चूंकि ये जो हजारों करोड़ करप्शन में जाता था, हमने उसको बचाया तो हमारा आमदनी बढ़ गया और खर्चा कम हो गया। अब हेड वाइज बात कर रहे हैं आप, पर्टिकुलर एक हेड ले लिया आपने ले लिया डीटीसी, आपने ले लिया जल बोर्ड, आपने ले लिया डिस्कॉम। अब इसको कंपेयर कीजिए आप 2013 से, कि 2013 में क्या कांग्रेस से कंपटीशन कर रहे हैं, डेट कितना था? ये कांग्रेस से कंपटीशन 2013 में आप ट्रांसपोर्ट का डेट कितना था? 2013 में आप अच्छा ठीक है, डिस्कॉम का कितना कांग्रेस था? से कंपटीशन। अरे समय की सीमा है संजीव जी, ठीक है, मैं इस पर लास्ट कमेंट इनका ले रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये कर्जे लगातार कम हो रहे हैं, और ये है कि हम मुफ्त भी दे रहे हैं और कर्जा घटा भी रहे हैं। ऐसा है, ये जो इसमें सीएजी की रिपोर्ट में आप देख लीजिएगा, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 5 साल में डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड, जिसने अपने अकाउंट नहीं दिए, तो हाईकोर्ट में मामला भी गया था कि हाईकोर्ट में बोला गया था सीएजी के द्वारा उन्होंने 1 रुपए की लोन नहीं चुकाई थी। और उसके अलावा अगर इतना सरप्लस में है, ये देखिए डूटा ने लिखा है सीएम को कि अपने एडवर्टाइजमेंट पे कम खर्च करो, और 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के तहत आते हैं उसको प्लीज उसके फंड्स को रिलीज करो और हमारी टीचर्स की सैलरी दो। अगर इनके पास एक्सेस फंड्स है तो मुझे बता दीजिए कि 40,000 से ज्यादा रिक्त स्थान क्यों है टीचर्स के? गेस्ट टीचर्स 22,000 इन्होंने निकाल दिए और परमानेंट नहीं किए। समय संजीव जी 10 सेकंड बस, बहुत शॉर्ट में। बस ये इन्होंने कहा कि डूटा ने लिखा है, डूटा एनडीटीएफ के इनके अपने चेयरमैन है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये तो लिखेंगे अच्छा, ना कि सरकारी बातें करेंगे। ये डूटा कोई आपने 12 कॉलेजेस के फंड्स रिलीज नहीं किए, ये झूठ छपा है जो इकोनॉमिक मॉडल है दिल्ली का। चलिए ठीक है, केजरीवाल डेवलपमेंट नहीं, मेरा फिर सवाल, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें, सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कह रहा है कि इस पर हमको अब मिल बैठकर तय करना पड़ेगा कि क्या है फ्रीबीज और क्या इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए, इसमें बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ने की बात की जा रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं कोई गंभीर विचार तो होना चाहिए। बहरहाल आपने अपनी बात कही संजीव जी, आपने कहा कि ये मूलभूत सुविधाएं आप मुफ्त में देते रहेंगे और घाटे में भी नहीं जाएगी सरकार। इस पर कभी और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया संजीव झा और शहजाद पूनावाला आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।